जय हिंद साथियों, मैं सुनील वर्नवाल सीजन अपने डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूएन में जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जो है हर देश का एक अस्थायी प्रतिनिधि होता है, तो ऐसे ही जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं अभी हाल ही में वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो वह कौन है? वह है हमारे सैयद अकबरुद्दीन। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, लगातार यह चर्चा में बने रहे हैं और इन्होंने भारत का यूएन में बहुत सशक्त तरीके से भारत का पक्ष रखा है और विशेषकर ये 3 कामों के लिए इनको लगातार वैश्विक भारत में याद किया जाएगा। फर्स्ट वन, एक तो है जो 2017 में, अगर आपको याद हो कि 2017 में एक घटना थी, तब भारत जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय हेग में है, उसके एक जो है न्यायाधीश हुआ करते थे दलवीर भंडारी, भारत के। ठीक है, तो दलवीर भंडारी जी रिटायर हो रहे थे और पुनः जो है भारत दलवीर भंडारी के फिर से वहाँ पे जज नियुक्त करना चाहता था। उसी संदर्भ में उसकी प्रतिद्वंदिता किससे हो गई? ब्रिटेन से। और जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटेन पश्चिमी देश है, तो जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य, उन लोगों ने ब्रिटेन का पक्ष लिया। इवन इसमें ब्रिटेन भी शामिल है 5 देशों में, तो उस 5 देश मिलकर ब्रिटेन का पक्ष ले रहे थे। लेकिन फिर भी सैयद अकबरुद्दीन की कूटनीतिज्ञता के कारण भारत जो है इसमें सफल रहा और अंत में ब्रिटेन ने जो है अपने प्रतिनिधि को वापस ले लिया था और दलवीर भंडारी पुनः जो है दूसरे टर्म पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा जैश ए मोहम्मद, जो एक पाकिस्तान में संचालित एक आतंकवादी संगठन है, इसके जो मसूद अजहर, इसका जो मुखिया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी घोषित करवाने में भी सैयद अकबरुद्दीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक थर्ड वन बात, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर में ही जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा करके उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारत में मिला लिया गया, एक तरह से मिला ही था। तो उस संदर्भ में जो है भारत की स्थिति को उन्होंने यूएन के मंच पर बहुत सशक्त तरीके से रखा और जब एक रेजोल्यूशन लाया गया भारत के खिलाफ, तो उसमें 189 सदस्यों ने भारत के पक्ष में लिया फैसला। ओके, मतलब जैसा कि हम जानते हैं, एक थोड़ी सी चर्चा यहाँ देख लेते हैं कि यूएन में कितने सदस्य हैं? 193। ओके, तो 193 यानी 193 सदस्यों में से 189 लोगों ने भारत के पक्ष में समर्थन किया था। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से कोविड-19 समस्या के निदान हेतु लगी वैज्ञानिकों की एक टीम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? प्रश्न क्या है? जैसा कि हमने देखा कि जो कोविड-19 की समस्या जिससे पूरा विश्व हलकान है, उस समस्या के निदान हेतु वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई है और वह टीम जो है सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस समस्या के निदान के प्रयास में रत है। तो वह जो एक रिसर्च चल रहा है, उस रिसर्च में भारत की तरफ से भी कोई शामिल है, तो वह भारत का प्रतिनिधित्व वहां पर कौन सा वैज्ञानिक कर रहा है या कौन कर रहा है, ये प्रश्न है हमारा। तो वो है कौन? वह है पर्सनालिटी गुरजोत कौर। ओके साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कभी ये पूछा, निश्चित तौर पर यह प्रश्न बनने जा रहा है। आप लोग इसे ध्यान से माइंड में सेट करें। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो गुरजोत कौर कौन है? यह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक सुलीनी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में ये फार्मास्यूटिकल्स की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस टीम को फंडिंग का काम कौन कर रहा है? वह है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम से आप लोग जानते होंगे कि इसका ऑनर कौन है? तो है बिल गेट्स महोदय। ओके, तो इसे हमें भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है कि सुपर कंप्यूटर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से जो सब कोविड-19 समस्या के निदान में वैज्ञानिकों की टीम लगी है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व गुरजोत कौर कर रही है और इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। 2013 से लगातार 48,000 वेबसाइटों को हैक करके नष्ट करने वाला एक व्यक्ति है और उसकी हाल ही में पहचान हुई है। तो वह जो हैक करता था, हमें यह बताना है कि वह किस आईडी से हैक करता था। ओके, तो वह आईडी कौन सी है? बंदा द गॉड। अर्थात इस बंदा द गॉड के आईडी से एक व्यक्ति लगातार 2013 से हैक कर रहा था। इवन वह सरकारी
व्यक्तिगत या निगमों की बहुत सारे डेटा को हैक करता था और उन्हें नष्ट कर देता था। जब वह हैक करके नष्ट करता था तो वहाँ पे एक संदेश छोड़ता था, और वह संदेश छोड़ता था कि यह जो मुहिम है अर्थात वह जो डेटा नष्ट कर रहा है वह सामाजिक अन्याय के खिलाफ कार्रवाई करने वालों के लिए है। क्या मैसेज छोड़ता था? सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक मुहिम। ओके, तो जो इसकी पहचान हुई है, पहचान हुई क्या है? वो पहचान हुई है कि वह ब्राजील के उबेरलैंडिया शहर का रहने वाला है। ओके, अभी व्यक्ति के रूप में तो पहचान नहीं हो पाई कि कौन सा वह व्यक्ति है, लेकिन इतनी पहचान हो गई है वह कि ब्राजील का के उबेरलैंडिया से वह जो है हैकिंग का काम कर रहा था। ओके, तो हमें नहीं भूलना है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2013 से, और यह क्वेश्चन आई थिंक यह एमपीपीसीएस वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जुडिशरी वालों के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बेजन दारूवाला। ओके, बेजन दारूवाला एक व्यक्ति है, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो हमें बताना है कि यह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इनका पेशा क्या था। तो बेजन दारूवाला एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी थे, और देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे लोग इनसे संपर्क करते थे, ज्योतिष के संबंध में इनसे जानकारियां प्राप्त करते थे, अपने भविष्य के लेके इनसे मुलाकात किया करते थे, और इसलिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे ज्योतिष के क्षेत्र में। और ये मुख्यतः रहने वाले कहाँ के थे? गुजरात के। ओके, एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो बेजन दारूवाला थे, ये जो अपना एक पेज या जिसपे ये अपना बनाते थे जो ज्योतिषी का, तो वो था गणेश स्पीक्स। क्या था? गणेश स्पीक्स। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए? हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? बेजन दारूवाला। एक फैक्ट। दूसरा कि ये किस नाम से अपना वो काम करते थे, बनाते थे, तो वह है गणेश स्पीक्स। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। इस प्रश्न को देखते हैं, फिल्म जगत की एक मशहूर हस्ती जिनका नाम योगेश है का निधन हो गया। यह क्यों प्रसिद्ध है, अर्थात जो योगेश जिनका निधन हुआ है यह क्या करते थे? तो ये महत्वपूर्ण क्या है कि यह गीतकार थे। गीतकार क्या होते हैं? जो फिल्मों में हम जो गाने सुनते हैं उसके लेखन का काम करते हैं, अर्थात कोई गीत लिखता है, फिर वो आगे कंपोज किया जाता है, फिर फिल्मों में शूटिंग की जाती है, तो क्या काम करते थे? गीत लिखा करते थे। और महत्वपूर्ण ये है कि इनकी जो पहली मूवी है जिसमें इन्होंने गीत लिखा था वह है सखी राबिन, और इसमें इन्होंने 6 गाने लिखे थे। इनकी प्रसिद्धि को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने भी इन्हें इनके मरने पर दुख व्यक्त किया है। ओके, कुछ और इनसे जुड़े हुए फैक्ट लेते हैं। इनका जो पूरा नाम है वह योगेश गौर, और प्रसिद्ध थे योगेश के नाम से। एक महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने जो है आनंद मूवी, आप अगर आपको याद हो या आपने देखा होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों लोग एक कहते हैं कि बहुत जीवंत मूवी है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए, विशेषकर इस कोविड-19 के माहौल में जो अफरा तफरी का माहौल है, भयानक स्थिति बनी हुई है, उस माहौल में आप आनंद मूवी जरूर देखिए। अगर नहीं देखा है तो देखिए, उस मूवी में क्या शानदार अभिनय किया गया है, चाहे वो राजेश खन्ना ने किया हो या अमिताभ बच्चन जी ने। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसमें 2 गाने हैं, वो जो 2 गाने बहुत प्रसिद्ध है, उन गानों को कौन लिखा है? योगेश जी ने। वो गाने कौन है? कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ओके, एक फर्स्ट वन। सेकेंड गाना कौन सा है? जिंदगी कैसी ये पहेली हाय। आगे आप देखिएगा, उसमें एंजॉय कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि हमने पीछे 2 प्रश्न में चर्चा की निधन की, तो एक आज का हमारा तीसरा प्रश्न भी है, यह भी किसी की महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के निधन से ही है। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया। वह किस राज्य के प्रथम सीएम थे, अर्थात अजीत जोगी जी किसी एक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो वह कौन सा राज्य है? वह है हमारा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000। ओके, एमपी से काटकर इस एक नए राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ वर्तमान में। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान सीएम है वह कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है महामहिम अनुसुईया उइके। ओके, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। कुछ अजीत जोगी के संदर्भ में और बातें करते हैं। अजीत जोगी जी का जो पूरा नाम था, क्या नाम था? अजीत प्रमोद कुमार जोगी। अजीत कुमार जोगी या अजीत जोगी जी एक बहुत कह सकते हैं कि
प्रतिभा के धनी थे या मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति थे। जैसे आप ऐसे कैसे हम कह रहे हैं तो उसको प्रूव करते हैं कि फर्स्ट वन वह एक इंजीनियर थे, इंजीनियर के बाद वो प्रोफेसर हुए, यानी इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाने लगे प्रोफेसर। देन वहाँ तैयारी में आए, जिस तैयारी में हम लोग हैं, आईपीएस बने, आईपीएस के बाद फिर वह आईएएस बने, आईएएस बनने के बाद वह एमपी कैडर में लगातार काम करते रहे। एमपी और छत्तीसगढ़ में उन्होंने लगातार सेवाएं दी और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर 1986 में उन्होंने आईएएस यानी कि जो सरकारी सेवा से मुक्ति ली और राज्यसभा के सांसद बने और फिर उसके बाद लोकसभा के भी सांसद रहे। और जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर दी कि वह जब 2000 में 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में एसटी मंत्रालय यानी अनुसूचित जनजाति मंत्रालय ने एमएसपी सूची क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके, में कितने अतिरिक्त लघु वन उपज वस्तुओं को शामिल किया है। असल इसके संदर्भ में कुछ समझते हैं पहले बातें, फिर प्रश्न पर आते हैं कि जो एसटी मंत्रालय है यानी जनजाति मंत्रालय है, यह जैसा कि हम जानते हैं कि जो जनजाति क्षेत्र, जो जनजाति हमारे भाई बहन है या वनों में रहते हैं, तो वनों में वह जो वन के उपज होते हैं उसे वह इकट्ठा करते हैं। तो जब वो इकट्ठा करते हैं तो उसे वो मार्केट में बेचते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके आसपास मार्केट इतना अच्छा नहीं है, तो उनका मिसयूज किया जा सकता है। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो उपज जो वन उत्पाद का जो इकट्ठा करते हैं उसका एक न्यूनतम मूल्य तय किया जाए। ओके, उसी संदर्भ में यह लघु वन उपज कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ओके, और इसकी जो शुरुआत की गई थी यानी लघु वन उपज की एमएसपी सूची की शुरुआत कब की गई थी, 2011 में। ठीक है, ऐसे हम समझते हैं ये जो सूची जारी की जाती है कब से, 2011 से। तो ये जो सूची है, इस सूची में कुछ नए वस्तुओं को शामिल किया गया है। कितने वस्तुएं हैं, वो है 23। तो 23 वस्तुएं और शामिल कर दी गई और पहले से उसमें कितनी थी, 50। तो पहले से ये 50 थी, अब ये नई शामिल हो गई। यहाँ पे लिखते हैं कंफ्यूजन ना हो जिससे, 50 + 23, 50 पहले से थी और अब उसमें जब 23 और जुड़ गई तो हो गया टोटल कितना, 73। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एमएसपी सूची जारी होती है जिसमें हमने कहा कि 23 वस्तुएं जोड़ी गई हैं, इसका जो क्रियान्वयन या कह सकते हैं उसका देखता कौन है, तो वह है ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है, ट्राइफेड एक तरह से कह सकते हैं कि एक संस्था है जो इसकी बिक्री के संदर्भ में या इसकी कीमत के संदर्भ में देखती है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1987 में। ओके, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है कौन है, रमेश चंद्र मीणा। कौन है, रमेश चंद्र मीणा। और इसका जो मुख्यालय है कहां पर है, किसका, ट्राइफेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके, तो हमने जैसा कि बताया आपको कि यह लाया क्यों गया, अर्थात यह एमएसपी सूची जारी क्यों की जाती है, आपने समझ लिया होगा। तो कुछ इसी संदर्भ में देख लेते हैं कि कुछ कौन से ऐसे पदार्थ हैं जैसे इसमें शामिल किए, जैसे तुलसी का बीज। आप जानते हैं जंगलों में तुलसी होती है, उसका बीज इकट्ठा किया जाता है, तो उसकी जरूरत है क्या, कोविड-19 के दौर में आप सोचिए कि तुलसी के बीज का बहुत महत्व है, काढ़े में इसका यूज किया जा सकता है। ओके, मशरूम, फिर बनजीरा, ऐसे होता है काला चावल, जोहर चावल, इस तरह से बहुत सारे 23 उत्पाद हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। तो एक बार हम इसका झट से बहुत जल्दी में रिवीजन कर लेते हैं कि जो ये एमएसपी सूची वन लघु उपज की जारी की जाती है किसके द्वारा, एसटी मंत्रालय के द्वारा। और इसमें पहले कितने थे, 50 थे, नया कितना शामिल हो गया, 23 में कुछ हमने नाम बता दिया आपको, तुलसी बीज, मशरूम, बनजीरा, काला चावल, जोहर चावल। ओके, फिर इस पूरे सूची के द्वारा यानी जो वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है उसको देख कौन करता है, उसका पूरा ऑर्गेनाइज कौन करता है, वह है ट्राइफेड। ट्राइफेड की स्थापना हमने बताया 1987 में, मुख्यालय दिल्ली में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रमेश चंद्र मीणा। एक महत्वपूर्ण बात इसमें और जुड़ी हुई है साथियों, और विशेषकर वह यूपीएससी वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए वह महत्वपूर्ण है। वो क्या है, वो ये है कि जो यह कीमत इसमें एमएसपी तय की जाती है, इसके साथ साथ एक व्यवस्था दी गई है कि एमएसपी जो तय होगी उस एमएसपी में 10% कम या अधिक राज्य सरकारें उसे दे सकती हैं। ओके, चाहे वो अपने स्तर पर उसे चाहे तो 10% कम कर सकती है या 10% अधिक दे सकती हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं
DPIIT यह एक रिपोर्ट जारी करने वाली एक संस्था है विशेषकर वित्तीय संबंधों में, और इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें बताया गया है कि भारत को कितना FDI प्राप्त हुआ है। अर्थात 2019-20 में भारत को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी प्राप्त हुई है, तो वह है कितनी 49.97 बिलियन डॉलर। ओके, कितना है 49.97 बिलियन डॉलर। ये महत्वपूर्ण है, लगभग 50 बिलियन डॉलर। और ये इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि जो पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थात 2018-19 में भारत ने जो प्राप्त किया था वह था 44.36 बिलियन डॉलर, तो उसकी तुलना में जो अधिक है कितना है 13% अधिक है। ओके, एक फैक्ट हो गया। इस जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात और बताया गया है कि जो भारत ने जो प्राप्त किया है किन क्षेत्रों में, और यहाँ लगातार प्रश्न पूछा जाता है साथियों। ये आप लोग जो एग्जाम लगातार दे रहे हैं वो जानते होंगे कि यह कितना ही महत्वपूर्ण है कि भारत को सबसे ज्यादा किसमें प्राप्त हुआ है, तो सेवाएं। नंबर 2 पर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के संदर्भ में, और थर्ड वन जो है वह है दूरसंचार। ठीक, एक महत्वपूर्ण और बात इसी से जुड़ती हुई लेते हैं कि भारत में जब प्राप्त हुआ है तो भारत में किस राज्य को सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, तो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, नंबर 2 पर कर्नाटक को, और नंबर 3 पर दिल्ली को। ओके, अर्थात FDI जो टोटल आई है उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आई है 18%, और कह सकते हैं कि 30% महाराष्ट्र को, 18% कर्नाटक को, और दिल्ली को मात्र 17%। ठीक है, अंतर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र 30% लगभग 1/3 के आसपास FDI प्राप्त करता है। ठीक, एक और इसी से जुड़ता फैक्ट लेते हैं कि ये जो FDI प्राप्त हुई है सबसे ज्यादा भारत में किसने इन्वेस्टमेंट किया है। जैसा कि पुराने लोग जानते होंगे कि 2 ही देशों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो इस बार जो है प्रथम देश कौन है, सिंगापुर, और दूसरा कौन सा देश है वह है मॉरिशस। ओके, तो साथियों इस प्रश्न के संदर्भ हम देखते हैं कि हमारे कितने फैक्ट महत्वपूर्ण है। एक पहली चीज, ये तो जहां महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जारी करता, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वन, ये 2019-20 के वित्तीय वर्ष में भारत को कितनी FDI प्राप्त हुई है, तो वह है 49.97, बिल्कुल देख लीजिए 50 के आसपास, आप कह सकते हैं लगभग 50। तो यह पिछले वित्तीय वर्ष से 13% अधिक है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं रहा। नेक्स्ट वन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ए कि किस किस सेक्टर में प्राप्त हुआ है, तो सर्वाधिक प्राप्त हुआ सेवा में, नंबर 2 पे कंप्यूटर, नंबर 3 दूरसंचार। और जो चौथा महत्वपूर्ण फैक्ट है वह कि किस राज्य को कितना प्राप्त हुआ है या सर्वाधिक, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र को 30% यानी नंबर 1, नंबर 2 पे कर्नाटक 18%, नंबर 3 पर दिल्ली 17%। और साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण जो कि लगातार क्वेश्चन बनता है वह है कि किस देश द्वारा हमें FDI हमारे देश में आई है, तो नंबर 1 पर है सिंगापुर और नंबर 2 पर है मॉरिशस। प्रश्न पर आते हैं, किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग, ओके, जो ओलंपिक खेल होता है जैसा कि पता है कि हमें 2020 में जापान में होना था, लेकिन अभी सब कोविड-19 के कारण चीजें रुकी हुई हैं, तो यह ओलंपिक चैनल जो है, इस जो ओलंपिक चैनल का आयोग है उसका एक सदस्य कोई भारतीय बना है, वह कौन है, वह है नरेंद्र बत्रा। मेजबान कौन है इस बार का ओलंपिक का, तो वह है जापान। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व स्तर पर कोई भी इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं उसे कौन तय करता है, यूएनओ। ओके, तो यूएनओ द्वारा तय किया गया विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, 28 मई को। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भूख का मतलब क्या है, अनाज से, है ना, खाद्यान्नों से। तो इस जो भूख दिवस का जो है कि यूएनओ का कहना है कि 820 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादकता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ओके, अर्थात 820 मिलियन लोग ऐसे हैं जो लगातार जिनकी भूख की पूर्ति नहीं हो पाती, अर्थात तो कुछ पूरी जितना चाहिए एक मानक है जो भोजन का वो नहीं मिल पाता है। तो उस संदर्भ में जो है 820 मिलियन लोग ऐसे हैं और उन्हें कृषि उत्पादकता बढ़ाकर उनकी भूख की क्षुधा की पूर्ति की जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और लेते हैं इससे कि 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और ये हर एग्जाम ये लगातार बहुत बार पूछा गया है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। साथ साथ इसे, है ना, विश्व भूख दिवस 28 मई, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न कि किस यूरोपीय देश ने स्वयं को कोविड-19 से मुक्त घोषित किया। ओके, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने पिछले
जो करंट अफेयर्स हमने डीसीडी प्रोग्राम लिया था उसमें पहले भी हमने चर्चा की थी कि यूरोप का एक देश क्रोएशिया है, वह स्वयं को कोविड-19 से मुक्त घोषित कर चुका है, अर्थात ये तो पहला हो गया था। तो यह दूसरा देश है कोई एक, वह है मोंटीनेग्रो, अर्थात मोंटीनेग्रो दूसरा विश्व स्तर का एक देश बन गया है जिसने स्वयं को कोविड-19 से मुक्त देश घोषित किया है। और कोविड, थोड़ा मोंटीनेग्रो को देख लेते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है। जब आप ऐसे देखेंगे, कहाँ ऐसे ना कुछ कुछ ये ऐसे है इटली, तो ये एड्रियाटिक सागर है। कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। यहीं पे आप देखेंगे ये है मोंटीनेग्रो, बहुत छोटा सा देश। इटली एक महत्वपूर्ण देश, क्योंकि कोविड-19 के कारण यहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई है, तो उस मौतों को ध्यान में रखते हुए अगर मोंटीनेग्रो जो है खुद को कोविड-19 मुक्त देश घोषित करता है तो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसके लिए। थैंक यू सो मच।